Good morning, students. We are starting the chapter 8, National Awakening and Establishment of Political Organization in India. तो लास्ट चैप्टर में हमने 1857 के स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि ये फर्स्ट आर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था जो ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए किया गया था। ये जो स्ट्रगल था उसे ब्रिटिश आर्मी ने हालांकि क्रश कर दिया था। उसका रिजल्ट जो था कुछ समय के बाद सामने आया और जो इंडियंस थे उनमें ये फीलिंग डिस्पेयर हो चुकी थी। ठीक है, हालांकि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनकी मेमोरीज आज भी भारतीयों के मन में है। ठीक है, तो जो अवेकनिंग हुआ, जो अवेकनिंग का मतलब होता है पुनर्जागरण, है ना। तो जो अवेकनिंग थी, लोगों में जागरूकता जो आई थी वो इस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ही डेवलप हुई थी। लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग आई भारतीयों में, है ना। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हमें अपने डिफरेंट अलग अलग हितों को छोड़ करके, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ करके हमें ब्रिटिश रिजाइम के अगेंस्ट लड़ना होगा ताकि हम अपने देश को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकें। इंडियंस ने ये भी रियलाइज़ किया कि वो हालांकि अब वेकअप हो चुके हैं और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी, फ्रीडम और नेशनलिज्म की भावना भी जाग चुकी थी। जो पूरी कंट्री थी वो अभी भी फॉरेन रूल के अंडर में थी। ये जो रियलाइजेशन था इंडियन हार्ट्स में, नेशनलिस्टिक फीलिंग को इसने काफ़ी बढ़ाया। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या रीज़न था कि इंडिया में नेशनल अवेकनिंग आए, राष्ट्रीय जागरूकता आए। नेशनल अवेकनिंग का मतलब है पूरे देश के लोगों में जागरूकता आई, है ना। तो इस जागरूकता का क्या कारण था? तो पहला इसमें दिया है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न में ये बताया है कि 1857 के का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके बाद जो यहाँ कंपनी का शासन था इंडिया में उसे ख़त्म कर दिया गया था और जो पूरा देश था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ चुका था और क्वीन विक्टोरिया के हाथों में यहाँ का पूरा शासन आ चुका था और उन्होंने यहाँ के जो राजा थे, नेटिव रूलर से उनको एश्योर किया कि अब उन पर कंपनी जो है अपना कंट्रोल नहीं करेगी। जो इंडिपेंडेंट है उन्हें इंडिपेंडेंट ही रहने दिया जाएगा। तो अब इस तरह से जो पूरा देश था इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक सा प्रशासन व्यवस्था लागू हुई। तो यूनिफॉर्म लॉज एंड जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश होने के कारण जो लोग थे उनमें यूनिटी का सेंस आया और अवेकनिंग आई इंडियंस में। हालांकि जब ये यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट था ब्रिटेन में पास किया गया था, हालांकि ये ब्रिटिश के इंटरेस्ट में किया गया था, लेकिन इसका जो फ़ायदा था हमारे देश के इंडियंस को मिला, वो एनकरेज हुए नेशनल यूनिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेंस, है ना। रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल फीलिंग को, नेशनलिस्टिक फीलिंग लाने में। जो लीडर्स थे इन मूवमेंट्स को जिन्होंने चलाया था उनमें प्रोमिनेंट लीडर्स कुछ थे, जैसे राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्वामी विवेकानंद, ये कुछ ऐसे पायनियर्स थे, ऐसे लीडर्स थे जो पॉलिटिकल अवेकनिंग लेकर के आए हमारे देश में, है ना। ये जो सारे मूवमेंट्स थे जो इन्होंने चलाए थे, इन्होंने इसके कारण जो इंडियंस थे उनके देश में अपने कल्चर के लिए रिस्पेक्ट आया, यूनिटी आई, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स और जो लीडर्स थे इन लीडर्स ने जो है सेल्फ गवर्नेंस के लिए लोगों को प्रभावित किया और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड के लिए उनके मन में फीलिंग को जगाया। तो 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट्स हुए थे वो बेसिकली रिलीजियस थे नेचर में, है ना। लेकिन साथ ही इन्होंने नेशनलिस्टिक फीलिंग का भी इन्फ्लुएंस जो है जागरण किया था लोगों के मन में। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस तरह से कई सारे ऐसे
जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए गए जिसके थ्रू लोगों में अवेकनिंग लाई गई। थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड एजुकेशन थिंकर्स। जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वो लोगों के हार्ट में आई बिकॉज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकाले, है ना। लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन लागू किया। हालांकि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मैकाले ने, वो ब्रिटिशर्स के हित में किया था। उन्हें सस्ते दाम पर क्लर्क चाहिए थे इंडिया में, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन शुरू किया। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को लेने के बाद जब वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा, इंडियंस वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ा, उनकी थिंकिंग और फिलॉसफी को पढ़ा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, तो इससे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पढ़ा, नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की, इससे लोगों में जागरूकता आई और वो भी इंस्पायर हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन से, और वो भी जागरूक हुए कि उन्हें भी इसी तरह से अपने देश को फ्रीडम दिलानी है ब्रिटिशर्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी यूरोपियन मूवमेंट। ओके, ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में इस्टेब्लिश होने के साथ ही इंग्लिश एजुकेशन भी स्प्रेड हो गया था यहाँ पर। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडियंस जो थे अब वेस्टर्न वर्ल्ड के कांटेक्ट में आए, और जो रिफॉर्म मूवमेंट इंग्लैंड में चलाए गए, इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट हुआ, इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, इससे भी इंस्पायर हुए। और जो ये जो इंस्पिरेशन था, इससे अब जो भारतीय थे उनमें अब रेस्टलेसनेस आ गई थी अपने मदरलैंड को फ्री कराने के लिए। ठीक है, तो ये यूरोपियन मूवमेंट्स के बारे में जानकर इन्होंने इस तरह से अवेकनिंग आई इंडिया में। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश होने के साथ ही इंडिया में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ। हमारे देश में रेल, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, रोड, ब्रिज, इन सब का डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका था। ब्रिटिश एम्पायर ने इन्हें अपने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया था, ताकि वो इंडिया को एक्सप्लॉयट कर सके इकोनॉमिकली और ब्रिटिश एम्पायर को सिक्योर कर सके इंडिया में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया था। ट्रांसपोर्ट के डेवलप होने के साथ ही इसका जो बेनिफिट है इंडियंस को भी मिला, और मूवमेंट जो था ट्रांसपोर्ट का, गुड्स का, वो अब इजी हो गया। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आइडियाज़ का भी एक्सचेंज होने लगा। कम्युनिकेशन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग आपस में कांटेक्ट करने लगे एक, और आइडियाज़ का भी ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, कम्युनिकेशन होने लगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के कारण जो है इंडियंस को काफ़ी इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्प मिली एक बॉन्ड में यूनाइट होने के लिए। देन इम्पैक्ट ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। 19th सेंचुरी में एंशियंट इंडियन लिटरेचर की भी खोज हुई, सर्च किया गया उन्हें भी। इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को इंग्लिश से संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जो स्कॉलर्स थे मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मित्रा, महादेव, गोविंद रानाडे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी इंडियन कल्चर के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर। इनकी जो राइटिंग्स थी, इन्होंने इंडियन माइंडसेट को पर काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट डाला और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को काफ़ी हद तक डेवलप किया। देन इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। न्यूज़पेपर और इंडियन लिटरेचर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेशनल अवेकनिंग लाने में। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, DL रॉय, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये सब कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने नेशनल अवेकनिंग लाने में पायनियर का काम किया था। आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उसमें जो उनका सॉन्ग था वंदे मातरम, वो इंस्पिरेशन का सोर्स बन चुका था हमारे देश के यंगस्टर्स का के लिए। आनंद मठ में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स के बारे में बताया गया है ब्रिटिश रूल में, है ना। नील दर्पण, जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था, इसमें बताया गया किस तरह से जो लेबर्स हैं उन्हें इंडिगो फार्म्स में काम कराया जाता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ
जो आसामी भाषा में लिखते थे, और अल्ताफ़ हुसैन हाजी जो उर्दू भाषा में लिखते थे, इन्होंने भी नेशनलिस्टिक लिटरेचर इस पीरियड में काफ़ी लिखे, जिसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। और भी कुछ न्यूज़पेपर्स थे, संवाद, कौमुदी, केसरी, मराठा, हिंदू, ये सब जो थे ये भी नेशनल अवेकनिंग के डेवलपमेंट का सोर्स हुए। प्रेस का डेवलपमेंट होने से इंडियन में कॉन्शियसनेस आया और इन्होंने पॉलिटिकल टीचिंग भी दी इंडियंस को। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, है ना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो देश के लोग थे उनमें काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो चुका था। ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश होने के साथ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया इंग्लैंड में, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उसको काफ़ी सफ़र हुआ। हमारे देश की जो जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सब लगभग बंद हो चुकी थी, और जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से उन पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, और फॉरेन के मार्केट में से जो गुड इंपोर्ट किए जाते थे इंग्लैंड से वो पूरे टैक्स फ्री होते थे, जो इंडिया के मार्केट में बेचे जाते थे। तो इससे जो मनी का फ्लो था वो इंडिया से आउट होने लगा, और यहाँ का जो इकोनॉमी थी वो स्लेवरी की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है। देन द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ब्रिटिश जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियंस के अगेंस्ट। वो खुद को सुपीरियर रेस का मानते थे, और भारतीयों को वो हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जो टैलेंटेड और एजुकेटेड इंडियंस थे वो गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं लिए जाते थे हाई रैंक्स होने के बावजूद भी। ये जो टेंडेंसी थी इंडियंस के अगेंस्ट जो उन्होंने अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हेल्ड किए जाते थे उसमें सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं दी जाती थी। उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट, कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके उन्हें उस जॉब से हटा दिया जाता था। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष थे, वो ब्रिटिश पॉलिसी, इस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी का शिकार हो चुके थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी इन सब के कारण कहीं ना कहीं इंडियंस जो भारतीय थे उनमें अवेकनिंग आई, जागरूकता आई। अब वो समझ गए कि अब उनके पास और केवल यही चारा है कि अब ब्रिटिशर्स को देश से निकाला जाए। नाउ इल्बर्ट बिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी शॉर्ट में भी, शॉर्ट में भी। ओके, इल्बर्ट बिल क्या था? वाइसराय लॉर्ड रिपिन, है ना, इन्होंने एक बिल बनाया। क्या बिल था वो? जो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, है ना, इस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन ने एक बिल बनाया था। ठीक है, इसे इल्बर्ट के लॉ मेंबर ने बनाया था। ठीक है, एक लॉ मेंबर थे, कानून के एक सदस्य थे, कानूनी सदस्य थे, जिनका नाम था इल्बर्ट। उन्होंने इस बिल को बनाया था, इसीलिए इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल पड़ा था। इस बिल के अकॉर्डिंग एक इंडियन मैजिस्ट्रेट और सेशन जज जो थे उन्हें यूरोपियंस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस में हियरिंग करने का अधिकार मिल जाएगा, है ना। इसके पहले जो इल्बर्ट बिल क्यों बनाना पड़ा? इसलिए क्योंकि जो इंडियन मजिस्ट्रेट थे उनको ये ऑथराइज नहीं था कि वो किसी भी यूरोपियन क्रिमिनल के अगेंस्ट हियरिंग कर सकते हैं, है ना। तो इल्बर्ट बिल जो सेटअप हुआ था इस डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी को दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो यूरोपियंस भारत में रहते थे उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट कलेक्टिवली प्रोटेस्ट किया और इसे वापस लेने को कहा। तो लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इल्बर्ट बिल विड्रॉ करना पड़ा, जिसका इफेक्ट इंडियन पर काफ़ी बुरा पड़ा, है ना। तो जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी लॉर्ड लिटन की वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी, है ना। लॉर्ड लिटन्स की जो रिएक्शनरी पॉलिसी थी वो लगभग 4 इयर्स तक चलती रही। इस 1876 से 1880 के दौरान उसने ब्रिटिश क्लोथ्स पर को जो है किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाया। मतलब जो इंग्लैंड की फैक्ट्री से जितने भी क्लोथ्स आते थे, इंपोर्ट होते थे इंडिया में, वो टैक्स फ्री होते थे। और जो ड्रॉट पड़ा इंडिया में, अकाल पड़ा, उस समय विक्टिम्स को उसने कोई राहत नहीं दी। उसने क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में दरबार सजाया, ना कि जो विक्टिम्स है ड्रॉट के उनको रिलीफ दिया। उसने लाइसेंस फीस लगा दी इंडियंस पर
वेपन्स रखने के लिए। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छापना जो है उसको बैन कर दिया। तो इस तरीके से जो इंडियंस थे उन्होंने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू अवेकनिंग लाने की कोशिश की। ये जो मूवमेंट्स थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट और पैट्रियोटिज्म की भावना को लोगों में भरने में काफ़ी सहायता की और इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस जो थे उन्होंने स्ट्रेंथन किया नेशनलिज्म को। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जिनसे नेशनल अवेकनिंग आई इंडियंस में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रियोर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन उसके पहले भी काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे इंडिया में, है ना। तो कौन कौन से थे वो? 19th सेंचुरी के एंड तक पॉलिटिकल मूवमेंट्स पीसफुली ऑर्गेनाइज किए जा चुके थे इंडिया में, शुरू हो चुके थे इस तरह के मूवमेंट। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो अभी अनअवेयर नहीं थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सब्जेजेशन से, जो इंडिया की कंडीशन थी और यहाँ पर जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेशन की, उससे वो अवेयर हो चुके थे। और जो ये क्लास था, जो बुद्धिजीवी ये वर्ग था, वो उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो ऑब्जेक्टिव थे, जो उद्देश्य थे इन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के, वो क्या थे? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश करना। ठीक है, और साथ ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थिंकिंग एंड एबोलिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सब डिमांड्स को रखने के लिए वो एक ऐसा स्टेज चाहते थे जिससे कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और अपनी डिमांड रख सके। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी वो धीरे धीरे डिमांड्स, फ्रीडम के डिमांड्स में कन्वर्ट होने लगी। ये जो एक्टिविटीज़ थी वो बंगाल, मुंबई, मद्रास में शुरू हुई थी, जहाँ पर ब्रिटिश राज जो है सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। 1857 के स्ट्रगल के बाद नेशनल अवेकनिंग इंटेंसिफाई होने लगी, बढ़ने लगी, और जो मेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे वो थे पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ना केवल इन्होंने लोकल इश्यूज़ के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि इन्होंने नेशनल डिमांड्स को भी रखा सामने। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं बना था जो नेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश हो सके। ये सब लोकल लेवल पे थे, है ना। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक नेशनल कन्वेंशन बुलाया कोलकाता में 1883 में, जिसमें 200 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया इस कन्वेंशन में। वहाँ पर फिर सेकंड कन्वेंशन हुआ 1885 में कोलकाता में ही, जिसमें एक मेजर स्टेप लिया गया और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने की बात की गई। जो ऑब्जेक्टिव थे इन सब ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या थे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, है ना, पूरे देश के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को कॉमनली रख सकें, है ना। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया इन पर। जो इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रखा, इंडियन न्यूज़पेपर्स ने जो पब्लिसिटी दी इनको और डिमांड किया। जो मेन मेंबर्स थे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के, वो थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1885 तक लगभग 60 ब्रांचेस हो चुकी थी इन एसोसिएशन की पूरे देश में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो ये है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1870 से 1880 के बीच में इंडियन पीपल जो थे पॉलिटिकली कॉन्शियस हो चुके थे। 1885 तक उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था जहां से वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल बेसिस पर था वो उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो इसका क्रेडिट A.O. ह्यूम को जाता है, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। वो लिबरल माइंड के एक पर्सन थे और ह्यूम ने ये फील किया कि एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया में जो रूलर्स और पीपल्स के बीच में जो गैप है उसको एक ब्रिज दे सके। तो ह्यूम जो थे वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो वैलिड पाथ को अपनाएं अपने
ना कि वायलेंस और अग्रेशन को के साथ अपनी डिमांड रखें और अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएं। तो मिस्टर ह्यूम के एफर्ट से इंडियन नेशनल यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। ह्यूम जो थे उन्होंने लॉर्ड डफरिन से परमिशन लिया मीटिंग बुलाने की इंडियन नेशनल यूनियन की 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पुणे में। जो ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का वो था कि एक दूसरे के साथ वर्क फोर्स पर आधारित था, है ना, विच वॉज वर्किंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। वो लोग जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, पॉलिटिकल एजेंडा को रखते थे डेवलपमेंट के लिए, ऐसे लोगों का एक मीटिंग उन्होंने बुलाने के लिए डिमांड रखी लॉर्ड डफरिन के सामने। हालांकि जो प्लेस था कन्वेंशन का लास्ट टाइम पर वो चेंज कर दिया गया था, पुणे की जगह पर वो मुंबई रखा गया। कन्वेंशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और सर ह्यूम के सजेशन से जो मीटिंग जो थी उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया इस पार्टी का, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस तरह से जन्म हुआ, है ना। इस समय पर इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स थे कन्वेंशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट कन्वेंशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, इसको स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। इसे आप बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ओके, गुड डे।